मिट्टी के बिस्तर वाली के लिए रजवाड़ी ससुराल ने बनाया सोने का बिस्तर। एक गरीब अंधी औरत सड़क पर घूमकर प्लास्टिक के फूल बेच रही है। आसपास तेजी से गाड़ियां चल रही हैं। मुझे अंधी से ये प्लास्टिक के फूल खरीद लो कोई, भगवान के लिए मेरे ये फूल खरीद लो ताकि मेरे घर में एक वक्त का चूल्हा जल सके। मंजू इतना कहती है कि तभी एक औरत उसे तेजी से धक्का मारकर, अरे दूर हटो, अंधी हो क्या? तुम्हारे कपड़ों से कितनी बदबू आ रही है, पता नहीं कैसे कैसे लोग सड़क पर क्या क्या बेचने निकल पड़ते हैं। उस एक धक्के से वो अंधी औरत लड़खड़ाते हुए एक गाड़ी से टकरा जाती है, जिससे उसके सिर पर गहरी चोट आती है। कौन है? कौन है? तभी बाइक पर सवार एक लड़का उस बूढ़ी औरत के पास आकर, माताजी लाइए, ये सभी फूल मुझे दे दीजिए। वैसे माताजी आपकी अब इतनी उम्र नहीं है कि आप अंधी होकर सड़क पर फूल बेचें। आपके घर में कोई और नहीं है क्या जो काम कर सके? मंजू उस लड़के का मुंह छूकर, कौन हो बेटा तुम? दिल के बहुत नेक लगते हो, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताऊं अपने घर की समस्या। मेरे पति नहीं है, बेटी की उम्र 25 साल है जो अपने छोटे छोटे भाई बहन को घर पर संभाल रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ये कुछ और पैसे भी रख लीजिए और आज घर चली जाइए। अब पैसे लेकर मंजू उस लड़के को आशीर्वाद देती है और लड़खड़ाते हुए सड़क की दीवारों को छूते छूते अपने घर पहुंचती है। माँ, आपके सर पर ये चोट कहाँ से आई? मम्मी आपका माथा तो पूरा लाल है जख्म से। आपके सर पर इतनी चोट थी तो आप घर पर क्यों नहीं आई? तभी पड़ोसन की जानकी मंजू के घर में घुसती है और मंजू का सिर जख्मी देखती है। अरे अपनी बेटी देख, तेरी माँ के सर पर कितनी गहरी चोट आई है। अब अपनी माँ को 2 पैसे कमाने बाहर मत भेजा कर। जानकी ताई, मैं तो मना ही करती हूँ लेकिन माँ मानती नहीं है। लेकिन बस अब नहीं, अब मैं ही कुछ न कुछ करके 2 पैसे कमाऊंगी। हाँ बेटी, तुम छोटा सा अपना काम शुरू कर लो, जैसे सड़क पर खाना बनाकर बेचो। खाने में भी हरी सब्जियां मत बेचना क्योंकि वो बहुत महंगे आते। तुम सिंपल दाल, कढ़ी और चावल बनाकर बेचो। थोड़े से बेसन में कढ़ी बनाओगी तो कढ़ी बहुत ज्यादा बनेगा, और दाल भी अगर हल्का बनाओगी तो उसकी बरकत भी ज्यादा ही होगी, और तुम्हारे हाथ का खाना लोग खुशी से खाएंगे भी क्योंकि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। पर मेरी बेटी ऐसे सड़क पर खाना बनाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारी बेटी का सड़क पर खाना बनाना लोगों को इतना बुरा नहीं लगेगा जितना बुरा तुम जैसी अंधी औरत को सड़क पर भीख मांगना लोगों को लगता है। हाँ जानकी ताई, आप ठीक कह रही हो। मैं आज ही खुले में बिकने वाले बेसन, दाल और राशन के चावल खरीद लूंगी और मिट्टी से 2 मुहा चूल्हा भी बना लूंगी। अब जानकी के जाते ही अपनी छोटी बहन के साथ किराने की दुकान पर आती है और वहां से खुले बेसन, दाल और राशन के चावल खरीदकर घर लेकर आती है। उसके बाद अपनी घर आकर घर के बाहर एक मिट्टी का 2 मुहा चूल्हा तैयार करती है। चलो, कल की सारी तैयारी हो चुकी है, अब बस कल की सुबह सड़क पर खाना बनाकर बेचना है। अब घर के अंदर जाकर अपनी मिट्टी के चूल्हे पर अपनी अंधी माँ और अपने दोनों छोटे भाई बहन के लिए आलू की सब्जी और रोटी बनाती है और अपने भाई बहन को खाना परोस कर देती है। फिर अपने हाथ से अपनी अंधी माँ को खाना खिलाती है। देखो, कल जब मैं चली जाऊंगी तो तुम दोनों को ऐसे ही माँ का ख्याल रखना है। राधा, तुम ज्यादा कुछ मत बनाना। पतीले में हल्के से चावल, हल्के दाल, हल्दी नमक डालकर पतली खिचड़ी उबाल लेना, और जब मैं आऊंगी तो मैं तुम्हें रात को अच्छा खाना खिलाऊंगी। ठीक है दीदी। मेरी वजह से मेरी बेटी को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। बाप भी नहीं है और माँ भी अंधी है। माँ, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आप चिंता मत कीजिए, इस घर के लिए मैं ही सब कुछ हूँ। अपने छोटे भाई बहनों के लिए मैं पिता हूँ, तो आपके लिए आपका हमसफर जो हर वक्त आपके साथ रहे। अब खाना खाने के बाद अवनी की माँ टूटी खाट और बाकी लोग मिट्टी पर बनी किसी बिछौने के सो जाता है और अवनी का परिवार मिट्टी के बिस्तर पर ही सोता था क्योंकि महंगी महंगी चादर, पलंग, तकिया खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। अब रात को मिट्टी का बिस्तर ठंडक की नमी से गीला हो जाता है, जिससे हल्की हल्की ठंड राधा पंकज को लगने लगती है। दीदी, ये मिट्टी का बिस्तर तो आधी रात को गीला गीला सा महसूस हो रहा है। शायद जमीन की नमी है। मैं जा रही हूँ माँ के साथ खाट पर सोने। नहीं, हरगिज नहीं। अगर तुम माँ के साथ सोने गई तो उन्हें दिक्कत होगी। खाट वैसे ही टूटी हुई है। रुको, मैं जूट की बोरी जमीन पर बिछा देती हूँ। अब घर में पीछे फटे पुराने जूट के बोरे को जमीन पर बिछाकर अवनी अपने छोटे भाई बहन को उस पर सुलाती है और खुद अब भी जमीन पर सो रही होती है, जिससे उसका शरीर ठंड से अकड़ रहा होता है। हे भगवान, ये मिट्टी का बिस्तर तो बर्फ की तरह ठंडा हो रहा है। नींद भी नहीं आ रही है इस पर तो। अब अगले दिन अवनी अपना मिट्टी का चूल्हा, बर्तन, खाने पीने के सामान लेकर सड़क के किनारे खाना बेचने आ जाती है। अब सड़क पर आकर अवनी एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने 2 मुहे मिट्टी के चूल्हे को रखकर अवनी सार्वजनिक नल के पास जाकर 10-10 लीटर की 2 बोतल में पानी भरकर लाती है और फिर चूल्हे में लकड़ियां डालकर आग जोड़ती है और फिर एक एल्यूमिनियम की पतीली पर दाल तो दूसरी एल्यूमिनियम की कढ़ाई में वो कढ़ी पकाना शुरू करती है।
दाल जैसे ही पूरी तरीके से पकती है, अवनी उस दाल को टमाटर, मिर्ची, लहसुन, प्याज की कलियों को छोटा छोटा काट कर दाल अच्छे से फ्राई कर लेती है। दूसरी तरफ कढ़ी भी पकने लगती है, जिसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। अब एक दूसरी एल्यूमिनियम की पतीली में अवनी चावल भी पकाने लगती है। अब अवनी के खाने की खुशबू इतनी जोरदार सड़क पर फैल रही होती है कि सड़क पर चलते फिरते राही पहले ही दिन आकर अवनी के चूल्हे के पास आकर खड़े हो जाते हैं। अरे बेटी, तुम्हारे इस मिट्टी के चूल्हे पर क्या पक रहा है जिसकी जोरदार खुशबू पूरे सड़क पर फैल रही है? सुबह सुबह जल्दबाजी में घर से कुछ खाकर नहीं निकला था, इसलिए तुम बताओ तुम क्या बेच रही हो? अब अवनी बड़ी ही उत्सुकता के साथ प्यार से कहती है, जी मैं तो दाल चावल कढ़ी चावल बेच रही हूँ। क्या, कढ़ी चावल? अरे ये तो मेरे मन पसंद है, लाओ मुझे एक प्लेट खिला दो। कितने के हैं? जी ये 50-50 रुपए की प्लेट है। अब अवनी मंजीत को प्लेट में गर्मा गर्म कढ़ी चावल निकाल कर देती है, जिसे मंजीत खड़े खड़े आनंद पूर्वक खाता है। तब अवनी के सामने से एक गरीब बूढ़ी औरत गुजरती है। 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, कोई इस बेसहारा औरत को खाना खिला तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे इधर आइए अम्मा, मैं खिलाती हूँ ना आपको खाना। अब अवनी उस बेसहारा औरत को प्लेट में खाना परोस के देती है, जिसे वो बूढ़ी औरत फटाफट खाने लगती है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी, देखना एक दिन तुम राजकुमारी की जिंदगी जियोगी। अब उस बूढ़ी औरत के जाते ही कुछ और लोग आते हैं, जो अवनी के पास खड़े हो जाते हैं और खाने की मांग करते हैं। बेटी, एक प्लेट हमारे लिए भी दाल चावल लगा दो। सिस्टर, एक प्लेट मेरे लिए कढ़ी चावल लगा दो। बहन मेरे लिए तो एक प्लेट कढ़ी चावल दाल चावल पैक कर दो, मैं घर जाकर खाऊंगी। अब फटाफट अवनी कुछ लोगों को प्लेट में खाना निकाल कर देती है, तो कुछ लोगों का खाना पन्नी में पैक करके उनके हाथ में देती है, और देखते ही देखते अवनी को पहले दिन ही 1000 से 1500 की कमाई हो जाती है। भगवान का शुक्र है कि पहले दिन ही 1000 से ऊपर की कमाई हो गई। अब इसमें अपने दोनों भाई बहन के स्कूल की फीस भी भर दूंगी और घर में कुछ हल्का खाने के लिए भी ले आऊंगी। फिर माँ की आंखों की दवाई भी लेनी है। अब शाम को अवनी घर आती है। दीदी आ गई, हमारी दीदी आ गई। अवनी की अंधी माँ अवनी के पास आकर उसके चेहरे को छूकर, बेटी तू ठीक तो है ना? तुझे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आई ना सड़क पर खाना बेचते वक्त? नहीं माँ, बल्कि लोगों को मेरा खाना पहले दिन ही इतना पसंद आया कि मेरी कमाई 1000 से ऊपर हुई है। अब इसमें आपकी दवाई, दोनों भाई बहन के स्कूल की फीस, घर का राशन सब हो जाएगा। अब रात को अवनी के बचे हुए खाने को ही पूरा परिवार खाता है और जमीन के बिस्तर पर लेटकर आराम करता है। वहीं अवनी सारा दिन काम करके जब मिट्टी के बिस्तर पर लेटती है तो उसका बदन दर्द से टूटने लगता है। हे भगवान, सारा दिन सड़क पर बैठकर खाना बनाकर बेच रही थी, जिससे मेरी कमर पूरी अकड़ चुकी है, और अभी मिट्टी के बिस्तर पर सोकर तो मेरा बदन टूट रहा है। मेरी हड्डियां मुझे ही चुभ रही हैं। ना जाने कब तक मुझे और ऐसे ही मिट्टी के बिस्तर पर सोना होगा। काश मेरे पास एक मखमली गद्देदार बिस्तर होता, जिस पर मैं काम से आकर सोती तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती। अब इसी तरह हर दिन अवनी सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बैठकर चूल्हे पर खाना बनाकर सड़क पर चलते राहगीर को खाना खिलाती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन अवनी की माँ, बेटी तेरी बुआ का फोन आया था, कह रही थी कि अवनी को लड़के वाले देखने आएंगे। हाँ दीदी, मैंने फोन उठाया था तो वो ऐसा ही कह रही थी बुआ, वो आते ही होंगे। अरे माँ, पर मुझे शादी नहीं करनी, मेरे बिना आप लोगों को कौन देखेगा? इतने में लड़के वाले घर में दस्तक देते हैं। जी नमस्कार, आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। तभी मिट्टी का घर, अंधी माँ, फटे पुराने कपड़े में अवनी के छोटे छोटे भाई बहन को देखकर लड़के वाले, रहने दो बेटी, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये रिश्ता नहीं हो सकता, तुम्हारा और हमारा कोई मेल ही नहीं है। मुझे पहले पता होता तो मैं आती ही नहीं। अरे जिनका खुद का बिस्तर मिट्टी का है, वो महलों की बहू बनने के सपने कैसे देख सकते हैं? हमारा घर बहुत आलीशान है बेटी। ये सुनकर अवनी गुस्से से कहती है, माफ करिएगा, पर मैं कोई सपना नहीं देख रही। यहाँ तो आप खुद चलकर आई हैं। और एक काम कीजिए, आप जैसे आई हैं वैसे ही चली जाइए, क्योंकि मुझे मेरे मिट्टी का बिछौना और घर बहुत पसंद है। अब बिदक के लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। इसी तरह एक दिन अवनी हमेशा की तरह सड़क पर चूल्हे में खाना बनाकर लोगों को बेच रही होती है। कस्टमर खाना खा रहे होते हैं कि तभी अचानक से मौसम बिगड़ता है और तेज तेज बारिश होने लगती है। इस मूसलाधार बारिश की देखकर सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है। अब इस मूसलाधार बारिश में ट्रैफिक के बीच से अवनी अपने सिर पर पन्नी ओढ़कर सारा सामान लेकर घर जा रही होती है कि तभी वो देखती है एक बूढ़ी औरत गाड़ी की खिड़की से मुंह बाहर निकालकर उल्टी कर रही है। अरे माँ जी, आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। ड्राइवर, आप इन्हें डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते? अरे कहाँ ले जाऊं बहन, देख नहीं रही हो सड़क पर गाड़ियाँ कैसे फंसी हुई हैं? हाँ ये तो है, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, मेरा घर यहीं पास में है, आप इन्हें मेरे घर की तरफ ले चलिए
उस रास्ते पर ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं होगा। अब अवनी कार में बैठकर ड्राइवर को अपने घर के पास लेकर आती है। ड्राइवर उर्मिला को गाड़ी से बाहर निकालता है। वहीं अवनी अपना सारा सामान घर के बाहर रखकर उर्मिला को घर के अंदर लेकर जाती है। वहीं स्कूल की ड्रेस उतारते पंकज और राधा। दीदी ये दादी माँ कौन है? हाँ दीदी, ये कौन है? इनके सिर पर पट्टी क्यों बंधी है? क्या ये बीमार है? ये सब सुनकर अवनी की अंधी माँ दीवारों को छू छू कर, अवनी बेटी कहाँ है तू, और कौन आया है घर में? किसकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ तो बता। माँ आप क्यों इतना परेशान होने लगी? किसी की तबीयत खराब नहीं है, सब ठीक है। आप बैठिए। राधा, माँ को जमीन पर बिठाओ और इस खाट पर मैं इन दादी को बिठा रही हूँ। अब उर्मिला खाट पर बैठती है। उर्मिला को हल्की ठंड लग रही होती है। राधा, तुम इन्हें चाय बना कर दो, मैं पड़ोस के लोगों से कुछ रजाई लेकर आती हूँ। अब अवनी आस पड़ोस के लोगों से महंगी महंगी रजाइयां मांगती है और उसे लाकर उर्मिला को उड़ाती है। इतने में राधा चूल्हे पर चाय बनाकर उर्मिला को देती है। अरे आप लोग माता जी का ख्याल रखिए, मैं अभी आता हूँ। ड्राइवर गाड़ी लेकर निकल जाता है। तब तक अवनी उर्मिला की देखभाल करती है। इस लड़की का परिवार कितने छोटे से घर में रहता है और इनका बिछौना भी लगता है इस मिट्टी पर ही लगता है, क्योंकि घर में दूर दूर तक कोई पलंग रजाई बिस्तर दिख नहीं रहा। लेकिन ये लड़की मेरे लिए इतना परेशान होके लोगों से रजाई मांग कर लाई है, मुझे चाय बना कर दे रही है। इसकी माँ भी अंधी है, कितनी तकलीफों से घिरी है ये लड़की। दादी माँ, आप कहाँ खो गई? अगर आपको भूख लग रही है तो मैं आपके लिए कुछ बना दूं? बेटी ये जो भी हैं तुम उनसे पूछ क्या रही हो? जाओ कुछ बना कर ले आओ। अब अवनी फटाफट गर्मा गर्म रोटी और आलू की सब्जी बनाकर 5 से 10 मिनट में उर्मिला को लाकर देती है। उर्मिला खाना भी खाती है। उर्मिला को अब अवनी बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। दूसरी तरफ रजवाड़ी परिवार का ड्राइवर उर्मिला के परिवार वालों से कहता है, छोटे मालिक बड़ी मालकिन की तबीयत आधे रास्ते पर बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और बाहर मौसम भी बहुत खराब है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मैं उन्हें डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाया। लेकिन फिर एक लड़की मिली जो बड़ी मालकिन को अपने घर लेकर गई और अभी भी बड़ी मालकिन उन्हीं की कुटिया में है। क्या माँ जी की तबीयत खराब हो गई है? और वो कौन लड़की है जिसके घर पर माँ जी रुकी है? अरे ड्राइवर, फिर तो जल्दी चलो, पता नहीं माँ किस हालत में होगी। अब घर के सभी सदस्य महंगी महंगी गाड़ियों में बैठकर अवनी की छोटी सी कुटिया में आते हैं। माँ जी आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत अचानक कैसे खराब हो गई? आपने कुछ जलपान किया? माँ, आपकी तबीयत कैसी खराब हो गई? आप तो घर से अच्छी खासी निकली थी। पता नहीं, शायद सफर का हरासमेंट हो गया था, इसीलिए उल्टी आ रही थी। लेकिन इस बेटी ने मेरी बहुत अच्छे से देखभाल की है। मेरे लिए मखमली रजाई लेकर आई है, फिर मेरे लिए चूल्हे पर खाना बनाया। ये बेचारी अपनी अंधी माँ को भी देख रही है और मुझे भी। शुक्रिया बेटी, जो तुमने हमारी माँ को इतने प्यार से अपने पास रखा, उनका ख्याल रखा। हाँ बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, ये मेरी भी दादी जैसी हैं। अब शंकर अपनी माँ को कार में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन रजवाड़ी परिवार में रहने वाली उर्मिला अपने घर के सदस्य से कहती है, मनोरमा, शंकर, मैं जब से उस लड़की के घर से आई हूँ, मेरा दिल उसके ख्यालों में खोया रहता है। उस मासूम लड़की की छवि मेरे आसपास घूमती रहती है। मैं उस लड़की को अब अपने रजवाड़ी खानदान की बहू बनाना चाहती हूँ। उस लड़की ने मुझे बहुत प्यार से संभाला था। मुझे लगता है वो हमारे इस रजवाड़ी परिवार को भी बहुत अच्छे से संभालेगी। हाँ माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था, उस लड़की ने आपको बहुत प्यार से सहेज के रखा था, जैसे आप उसकी कोई अपनी हो। रियली पापा, वैसे आजकल ऐसे हम्बल लोग मिलने बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल तो सब सेल्फिश और मनी कॉन्शियस हो गए हैं। पैसा देखकर लोगों से बात करते हैं। नहीं, उस लड़की के अंदर मुझे पैसों का लालच तो दूर दूर तक नहीं दिखा। और अगर माँ चाहती है कि वो इस रजवाड़ी खानदान की बहू बने तो मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वही मेरी इकलौती बहू बने। बेटा गणेश, तुम उस लड़की से शादी करोगे? माँ, आप लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर आपको वो लड़की इतनी प्यारी और सच्ची लगती है तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब अगले दिन उर्मिला का रजवाड़ी परिवार शगुन का सामान लेकर सोने से जड़ी हुई साड़ियां, सोने के अनेक सिक्के, सोने के गहने, सोने की टोकरी में फल भरकर शगुन का सारा सामान लेकर अवनी के घर पहुंचते हैं, जहां अवनी अपनी अंधी माँ को अपने हाथों से खाना खिला रही होती है। अरे आप लोग यहाँ? दादी माँ, अब आपकी सेहत पहले से कैसी है? दीदी दीदी, इनके हाथों में इतना सारा सामान क्यों है? और इस टोकरी में तो फल है, मुझे भी फल खाने हैं। अरे क्यों नहीं, ये लो, तुम ये फल खा लो।
अब मनोरमा सोने की कटोरी में से फल निकाल कर राधा और पंकज के हाथ में देती है। अरे नहीं नहीं, मत दीजिए, ये लोग तो ऐसे ही जिद करते हैं। और आप ये सब लेकर यहाँ क्यों आई हैं? तभी मंजू इतने लोगों की आवाज सुनकर, बेटी कौन आया है घर में, ये किसकी आवाज है? तभी रजवाड़ी परिवार की छोटी मालकिन मनोरमा कहती है, जी हम आए हैं रजवाड़ी परिवार से आपकी बेटी का हाथ मांगने। हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। हाँ बेटी, तुम सच में बहुत प्यारी और मासूम लड़की हो। लोगों की इतनी परवाह करती हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जैसी लड़की मेरी रजवाड़ी परिवार की बहू बने। अब दीवारों को छूते छूते मंजू खड़ी होती है और मनोरमा के पास जाती है और उसके हाथ को पकड़ती है। क्या रजवाड़ी परिवार मुझ जैसी अंधी माँ की बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं? मुझे ये रिश्ता पसंद है। तभी अवनी परेशान होती हुई, नहीं रुकिए, मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपनी माँ को छोड़कर चली गई तो मेरी माँ और मेरे छोटे भाई बहन इनका क्या होगा? आप एक काम कीजिए, अपनी हैसियत के हिसाब से किसी दूसरी अच्छी लड़की से शादी कर दीजिए। मुझे अभी शादी नहीं करनी। नहीं नहीं, मेरी बेटी कुछ भी बोलती है। बेटी तुझे मेरी कसम, तू अपनी माँ के लिए इतने अच्छे परिवार का रिश्ता मत ठुकरा। अब माँ के दिए कसम से मजबूर होकर अवनी ये शादी के लिए हाँ कर देती है। अब आसपास के लोगों को जब पता चलता है कि अंधी मंजू की बेटी के लिए रजवाड़ी खानदान से रिश्ता आया है तो वो लोग बातें बनाने लगते हैं। बाप रे, तुमने देखा कितना सोना लेकर आए हैं लोग। सोने के गहने, फल की टोकरी भी सोने की थी, वो साड़ी, उस साड़ी पर भी सोने जड़े हुए थे। हाँ मैंने देखा, और एक बड़ी सी थाल में तो सोने के अनेक सिक्के भी थे। इतना सारा सोना ये रजवाड़ी परिवार अवनी के लिए लेकर आए हैं। अब तो इस अंधी की बेटी रजवाड़ी परिवार में राज करेगी। अब कुछ दिन बाद आस पड़ोस के लोग और अवनी के कुछ रिश्तेदार जो उसे मानते थे वो आकर घर में शादी की तैयारी शुरू करते हैं। शादी का सारा खर्चा रजवाड़ी परिवार उठाता है। मंजू अंधी होती है और आसपास के शोर, हंसी ठहाके को सुनकर मंजू को एहसास होता है कि उसकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। अब पूरी विधि विधान के साथ अवनी शादी करके अपने ससुराल जाती है, जहां अवनी के स्वागत के लिए पूरा चौखट फूलों से सजा हुआ होता है। आओ बहू रानी, इस चावल के कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब अवनी कलश गिराकर घर के अंदर जाती है। अवनी इतना आलीशान घर देखकर, अरे बाप रे, मेरा रजवाड़ी ससुराल का घर इतना आलीशान है और इन लोगों ने ये सजावट मुझ जैसी गरीब घर की लड़की के लिए किया है। अरे भाभी, कहाँ खो गई आप? अच्छा ये बताइए, आपको ये डेकोरेशन कैसा लगा? ये सब मैंने आपके लिए अपने हाथों से किया है। जी सब कुछ बहुत अच्छा है। ये आलीशान घर, मेरे लिए किया गया डेकोरेशन सब बहुत अच्छा है। मैंने आज से पहले ये सब कभी नहीं देखा। कोई बात नहीं बहू, पहले ना सही पर अब जरूर देखोगी। अच्छा बहू जाओ, अब तुम आराम कर लो। अब अवनी अपने पति के साथ सोने के सुनहरे सीढ़ियों से चढ़कर अपने आलीशान कमरे में आती है, जहाँ एक खूबसूरत सोने का बेड रखा हुआ होता है। उस बेड के चारों तरफ सोने के पिलर लगे होते हैं और उस पिलर से सटा हुआ होता है लाल कलर का मखमली पर्दा, जो उस सोने के बिस्तर को रॉयल लुक दे रहा था। उस मखमली सोने के बिस्तर पर मखमली सफेद गद्दे लगे हुए होते हैं और उस गद्दे के ऊपर फेदर के मुलायम तकिए सजे हुए होते हैं। सोने के बिस्तर के सामने एक आलीशान खिड़की भी होती है। यह सुंदर दृश्य देखकर अवनी हैरान हो जाती है। अरे सोने के बिस्तर पर कौन सोता है? ये किस महारानी का बिस्तर है? जी बताइए ना। इस सोने के बिस्तर पर सोने वाली महारानी का नाम है अवनी। क्या इस घर में कोई और भी अवनी रहती है? अरे नहीं, इस घर में एक ही अवनी रहती है जो आज पहली बार इस कमरे में आई है, वो हो तुम। ये सोने का बिस्तर दादी जी ने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है अवनी, ताकि तुम इस बिस्तर पर आराम से सुकून की नींद ले सको। मुझे दादी जी ने बताया कि तुम खुद मिट्टी के बिस्तर पर सोती थी, लेकिन तुमने उनके लिए अच्छे अच्छे मखमली चादर, रजाई का इंतजाम किया, इसलिए सुंदर तोहफा दादी ने तुम्हें दिया है। इससे पहले तो मैं नॉर्मल लग्जरी बेड पर सोता था। क्या ये सोने का बिस्तर मेरा है? अब अवनी बिस्तर को छू छू कर देखने लगती है। वो कभी सोने के पिलर को छूती है, तो कभी उस मखमली चादर को, तो कभी तकिए पर गाल लगाकर कहती है, ये तकिया कितना मुलायम है। इस पर गाल रखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे गालों के नीचे किसी मुलायम पक्षी के पंख रखे हुए हैं। ये सब बहुत खूबसूरत है। मैं आज से पहले कभी ऐसे सुंदर बिस्तर पर नहीं सोई। कोई बात नहीं, अब तुम रोज सोना इस पर, क्योंकि ये सब तुम्हारा ही है। चलो आओ आराम करते हैं। अब अवनी उस मखमली बिस्तर पर सोती है और मखमली चादर को ओढ़ती है, जिससे उसे बहुत सुकून मिलता है
और अवनी की कब आंख लग जाती है उसे पता भी नहीं चलता। अगले दिन सुबह जब अवनी सोकर उठती है तो उसके सामने एक दासी खड़ी होती है जिसके हाथ में सुंदर रजवाड़ी ड्रेस और सोने के आभूषण होते हैं। छोटी मालकिन, आप नहाकर ये वस्त्र और सोने के गहने पहन लीजिएगा, बड़ी मालकिन ने भिजवाया है आपके लिए। ठीक है, लाइए दीजिए। अब अवनी नहा धोकर सुंदर रजवाड़ी वस्त्र गहने पहनकर अपने ससुराल वालों के सामने आती है। अरे बहू, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ बहू, सच में तुम इन रजवाड़ी वस्त्र में बहुत अच्छी लग रही हो। ये गहने भी तुम्हारे ऊपर बहुत खिल रहे हैं। शुक्रिया माँ जी, मुझे भी ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने ये सब आज से पहले कभी नहीं पहना था और शायद कभी पहन भी नहीं पाती। अच्छा बस, उदास नहीं होते बहू। अच्छा ये बताओ, तुम्हें तुम्हारा सोने का बिस्तर पसंद आया? वो सोने का बिस्तर मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बनवाया था। हाँ दादी माँ, वो सोने का बिस्तर बहुत खूबसूरत है। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई महारानी हूँ। और सच कहूँ तो मुझे पहली बार उस सोने के बिस्तर पर सोकर अपने शरीर में बहुत आराम महसूस हुआ। पहली बार मेरी नींद पूरी हुई है और पहली बार सोकर उठने पर मेरे शरीर में किसी भी तरह का कोई जकड़न या कोई दर्द नहीं है। लेकिन जब मैं अपने घर में मिट्टी के बिस्तर पर सोती थी तो मुझे ये सारी समस्याएं हुआ करती थी। कोई बात नहीं भाभी, पर अब नहीं होंगी, क्योंकि अब आपको दादी माँ ने इतना सुंदर सोने का बिस्तर जो दिया है, ये फैसिलिटी तो मुझे भी नहीं मिली है। मेरे कमरे में भी नॉर्मल लग्जरी बेड है, बस और कुछ नहीं। हाँ सही बात है, ये सारी फैसिलिटीज सिर्फ बहू तुम्हारे लिए है। तुम इस रजवाड़ी खानदान की इकलौती बहू हो। इन सब पर तुम्हारा हक है, क्योंकि तुम्हारा पति इस रजवाड़े परिवार की राजगद्दी संभालता है। वो देखो, वो रही तुम्हारे पति की राजगद्दी। अवनी अपने पति के सिंहासन को देखकर बहुत खुश होती है। ये तो बहुत खूबसूरत है माँ जी। इसका मतलब मैं एक रजवाड़ी परिवार की राजा की पत्नी हूँ, एक महारानी हूँ। हाँ बहू, तुम महारानी हो। अच्छा अब चलो आओ, अब हम सबके खाने का समय हो गया है। अब सारा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठता है, जहाँ घर के नौकर कई तरह के पकवान डाइनिंग टेबल पर परोसते हैं। सभी लोग खाना खा रहे होते हैं कि तभी अवनी को अपनी माँ का ख्याल और अपने छोटे भाई बहन की याद आने लगती है। अवनी को अचानक गुमसुम देखकर मनोरमा, क्या हुआ बहू, तुम्हारे मुंह पर ये कैसी चिंता है और तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? माँ जी, मुझे चिंता हो रही है कि पता नहीं मेरी अंधी माँ ने खाना खाया होगा कि नहीं, मेरे भाई बहन कहीं भूखे ना हो। हाँ बहू, चिंता तो सताती ही होगी, मुझे भी सता रही है। मैं उन्हें आज ही यहाँ बुलवा लेता हूँ। अब रजवाड़ी परिवार के ड्राइवर अवनी के घर पहुंचते हैं और उसकी अंधी माँ और उसके छोटे भाई बहन को गाड़ी में बिठाकर रजवाड़ी परिवार में लेकर आते हैं। माँ, आप ठीक तो हो ना? मंजू अपनी बेटी का हाथ छूकर, हाँ मेरी बच्ची, मैं ठीक हूँ। तू बता, तू कैसी है और सब कहाँ हैं? वो लोग ठीक तो है ना? आप चिंता मत कीजिए मंजू जी, हम लोग ठीक हैं और आपकी बेटी भी बहुत अच्छी है। हाँ माँ, सब ठीक है। माँ चलो ना, मेरे कमरे में चलो। अब अवनी अपनी माँ का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से उसे अपने कमरे में लेकर आती है। पीछे पीछे उसके छोटे भाई बहन भी जाते हैं। अब अवनी के छोटे भाई बहन सोने का बिस्तर देखकर बहुत खुश होते हैं और बिस्तर पर चढ़कर तेज तेज कूदने लगते हैं। अरे दीदी, आपका बिस्तर तो कितना मुलायम और कितना गद्देदार है, और ये बिस्तर, ये तो सोने का है। हाँ, इस सोने के बिस्तर में तो चारों तरफ सोने के पिलर हैं और इसमें मखमली पर्दे भी लगे हुए हैं। क्या मेरी बेटी अपने रजवाड़ी ससुराल में सोने के बिस्तर पर सोती है? अब मंजू भी सोने के बिस्तर को छू छू कर देखने लगती है। ये देखकर अवनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, काश आप अपनी आंखों से सब कुछ देख पाती। अवनी इतना कहती है कि तभी कमरे में आते ससुराल वाले ये सब सुन लेते हैं। अवनी, तुम चिंता मत करो, जल्द तुम्हारी माँ अपनी आंखों से ये सारी चीज देख पाएंगी, क्योंकि हम तुम्हारी माँ की आंखों का ऑपरेशन करवाने वाले हैं। हाँ बहू, और इसके साथ साथ हम तुम्हारे घर को भी मॉडिफाई करवा देंगे और वहाँ भी एक गद्दा, मुलायम बिस्तर लगा देंगे, ताकि तुम्हारे छोटे भाई बहन भी आराम से अपनी नींद पूरी कर सके और तुम्हारी माँ भी। अब गणेश अपनी अंधी सास की आंखों का एक अच्छे अस्पताल में इलाज करवाता है, जिसे 6 महीने के अंदर अंदर मंजू की आंखें पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। वहीं शंकर अपनी बहू के परिवार वालों के एक सुंदर घर भी बनवा देता है, जिसमें लग्जरी बिस्तर लगे हुए होते हैं। अब मंजू अपनी आंखों से ये सब देखकर, आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों की बदौलत मेरी आंखें वापस आ गई और उसके साथ आप लोगों ने हमारे गरीब परिवार के लिए इतना सुंदर घर भी बनवा दिया। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। ये उपकार नहीं है, ये हमारा प्यार है अपनी बहू के परिवार वालों के लिए। आपकी बेटी ने भी हमारी माँ के लिए बहुत कुछ किया था, जबकि उसके पास तो कुछ था भी नहीं।
सही कहा मेरी बहू ने, जो इंसान कुछ ना होने पर भी लोगों की मदद करता है उसकी कीमत सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए हमसे भी ज्यादा आपकी बेटी ने हमारे लिए किया है। हाँ, सही कहा दादी जी ने। और हाँ, आप लोग पैसों की चिंता मत कीजिएगा, मैं हर महीने आप सभी का खर्चा आपको भेजता रहूंगा। सच में मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मेरी शादी आप जैसे रजवाड़ी परिवार में हुई है। अगर आप नहीं होते तो मेरी माँ की कोई इतनी मदद नहीं करता। अब जहाँ अवनी अपने ससुराल में खुश होती है, वहीं उसकी माँ भी खुशहाल जिंदगी बिताने लगती है।